स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये पूरा टेस्ट सीरीज हमारा चैप्टर वाइज होता है, तो अगर आप इसके एक भी चैप्टर को मिस करते तो हो सकता है आपको अगला वीडियो समझ में थोड़ा कम आए, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के सवाल बनता रहता है और आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं और एक आसान से क्वेश्चन से साथियों आगे बढ़ते हैं। रिकॉल इस तरह से है जैसा कि हमने आपसे बताया था कि अगर हम देखें कंप्यूटर के कंपोनेंट को, तो आप लोग जल्दी बताइए कंप्यूटर के कितने घटक होते हैं। तो कहोगे सर आपने बताया था इस बात को पहले ही कि कंप्यूटर के 2 घटक होते हैं, जिस एक को तो हम बोलते हैं हार्डवेयर, है ना, जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और सेकंड हमारा क्या होता है सर, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है सर, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में सर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ाई और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि सर इसमें हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसमें हमारे इनपुट डिवाइस आ जाते हैं और इसमें हमारे आउटपुट डिवाइस आ जाते हैं। और इसको हमने बहुत अच्छे से पीछे के 3 वीडियो में 4 वीडियो में हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है साहब। फिर सेकेंड कंपोनेंट आता है जिसे हम लोगों को अभी पढ़ना है, आगे पढ़ना है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। अगर हम आपसे चर्चा करें तो हमने आपको बताया था सॉफ्टवेयर को लेकर के, थोड़ा सा आपका रिकॉल करा दे फिर हम आगे चलते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है ये भी 2 तरह से होता है। ठीक है, जैसे कंपोनेंट 2 तरह से वैसे सॉफ्टवेयर भी 2 तरह से होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो जो सिस्टम के अंदर काम करता है उसे हम बोलते हैं साहब सिस्टम का सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान देना, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, 2 तरह से, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे सर वो किस पे चलेंगे, करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे किस पर चर्चा करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो अब हम आपको बताते हैं कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज होता है। देखिएगा, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आज अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 तरह से होता है। ये देखिए कमाल की बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन सा, एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। कौन सा, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं, सिस्टम वैसे समझ लीजिएगा, मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है साहब, है ना। और दूसरा जो होता है इसका वो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे याद रखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक हो गया सिस्टम मैनेजमेंट और दूसरा हो गया सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भी हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पहले सिस्टम मैनेजमेंट पे, उसके बाद हम सिस्टम डेवलपमेंट पे बात करेंगे। समझ रहे बात को। तो चलिए देखते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या चीज था, क्या बोला था। आप चाहे तो अपना नोट्स भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम को लेकर के, देखिएगा सिस्टम मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें सर हम क्या क्या पढ़ते हैं। मैनेजमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि मैनेजमेंट करना है, बिना मैनेजमेंट के कोई काम करेंगे तो वो काम खराब ही हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जितना बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे उतना ही अच्छा चीजें होंगी। चाहे जिस भी फील्ड में आप करिए, मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, प्रोग्राम मतलब कोड किया हुआ, कोडिंग किया हुआ कंप्यूटर की भाषा में। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम में होते हैं और पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट करते हैं। कौन कौन है ये लोग, देखिएगा इनमें हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन कौन है वो देखिए। एक तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे यूटिलिटी सिस्टम के बारे में, यूटिलिटी सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम के बारे में। ठीक है, और उसके बाद कुछ ड्राइव्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर जिन्हें बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर, तो हम ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, याद रखिए डिवाइस ड्राइवर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में 3 जन को पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, इसे समझते हैं। हालांकि मैंने चौथे नंबर की वीडियो में आपको लास्ट में इसके बारे में पढ़ाया भी है, तो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज आप देख लीजिएगा। पर सबसे पहले इस पर, फिर इस पर चर्चा करते हैं। देखिए चलिए थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है,
आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बला है। देखिएगा, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसे हम यूजर कहेंगे, जैसे आप ही मान लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया कि कहीं बाहर गए या कहीं भी गए हैं, आपका मन किया सेल्फी लेने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप हैं और आपका मन किया कि हम अपना फोटो क्लिक करें, तो आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल फोन निकालेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन होगा जिसपे कैमरा छपा होगा। आप कहोगे हाँ सर, हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और कैमरा खुल जाएगा, आपका बढ़िया प्यारा खूबसूरत क्रीम लगाया हुआ चेहरा दिखेगा, राइट, ठीक है। क्या ये इतना आसानी से हो गया, सीधे ऐप खोला सारा काम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तब क्या हुआ, सुनिएगा। आपने क्या किया, इस एप्लीकेशन के इस ऐप पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हो, बहुत ही कम समय में वो सूचना पहुंचता है किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जिसका नाम है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके पास गया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा इसको हम स्पेस देते हैं, या ऐसे लिख दे रहे हैं साहब, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहिए, उसके पास सूचना गया कि भाई ये बंदा है, ए नाम का यूजर है, जो अपना फोटो खींचना चाहता है, इसीलिए वो हमको टच कर रहा है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये बवाल आ गया। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस सूचना को, इस बात को वो भेजेगा किसके पास, हार्डवेयर के पास। किसके पास भेजेगा, हार्डवेयर के पास। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब ये क्या करता है साथी, जो इसके पास हार्डवेयर होते हैं ना, ये इनको मैसेज देता है कि भाई देखो ये बंदा फोटो खींचना चाहता है। बहुत ही नैनो सेकंड का समय होता है साथी। हार्डवेयर के पास भेजता है कि बताओ तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो इसका फोटो खींच दे बढ़िया सुंदर वाला। तो हार्डवेयर कहता है हाँ सर, मेरे पास कैमरे नाम का कोई एक दुनिया है जिसमें ये पूरा फंक्शन होगा। समझ रहे बात को। तो हार्डवेयर क्या करेगा कि उस बात को ओएस को बताएगा, और ओएस फिर से क्या करेगा, इस कैमरे को ओपन करेगा और आपका पूरा का पूरा चेहरा आपको दिखाई देने लगेगा। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के बीच में और एक हार्डवेयर के बीच में, जो कि हार्डवेयर का आंतरिक गुण है, भाई हार्डवेयर के अंदर की बातें हम लोग तो देख नहीं रहे हैं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक इंटरफेस प्रदान किया है कि नहीं है, एक मध्यस्थता टाइप का काम किया, इंटरफेस प्रदान किया, और उसके बाद आप जो है अपना चेहरा वगैरह देख पाए। समझ गए बात को। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट हुआ। लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ऐसे तो नॉर्मली हमने आपको समझा दिया, पर कंप्यूटर में इसका अलग अलग लेवल का काम होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं वो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो और क्या क्या काम कर सकता है कंप्यूटर पर। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। देखिए, कह रहा है कि भाई ये बताओ, जो इन ऑप्शन में दिया है उनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रोसेस, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको ये प्रोसेस शब्द याद है क्या, प्रोसेस शब्द याद है क्या, कि एक सीपीयू का काम क्या होता है कि जो भी उसको हम लोग निर्देश देते हैं साथी, उस निर्देश को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसका हमें आउटपुट प्रदान करता है। आपको ध्यान है क्या। अब आप सोचिएगा, इस प्रोसेस को कह रहा है कि भाई नियंत्रण करने का काम। कितना भारी बात बोल रहा है कि भाई इस प्रोसेस को करने का जो मैनेजमेंट है, क्या वो मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है मैनेजमेंट करना। तो बिल्कुल, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। मेमोरी का प्रबंधन करना क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। समझिए इस बात को। देखिए थोड़ा सा और समझते हैं। पहला तो सही हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आइएगा। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो निठल्ला टाइप का है, ठीक है, आपकी तरह, और वो क्या करता है, अपना लैपटॉप ओपन किया है, और लैपटॉप में वो क्या कर रहा है, एक तरफ पीडीएफ खोल लिया है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, म्यूजिक ऑन किया है, ठीक है, मतलब इसका एप्लीकेशन ऑन किया है, और तीसरी तरफ पे कुछ कार्टून का वीडियो डाउनलोड पर भी छोड़ दिया है। मान लीजिए ये सब काम वो कर रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा पूरी घटना को। इसके पास जो इसका मोबाइल फोन है बहुत सस्ते क्वालिटी का है। मान लीजिए उसका रैम कितने कितने का था, 512 का आता है कि नहीं है, 512 का उसका रैम है, ठीक है, 512 जीबी का उसका रैम है, ठीक है, उसका रैम है 512 जीबी का, ठीक है। और जिसमें से मान के चलिए कि इसमें से
300 GB मतलब मोबाइल की एप्लीकेशन ने ले लिया है, तो उसके पास 212 GB ही बचा हुआ है। ठीक है, रैम रैम ठीक है। अब सुनिए, मेमोरी का प्रबंधन कैसे, ये सेकंड विकल्प क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, देखिए समझिएगा। देखिए हुआ क्या, आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि रैम में क्या होता है कि जब भी हम वर्तमान में कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में आपके मोबाइल में मान लीजिए कि म्यूजिक सुना है, तो इसको आप क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे भाई, बैकग्राउंड में आप अपना पीडीएफ पढ़ेंगे। डाउनलोड को आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप डाउनलोड को भी मिनिमाइज कर देंगे, बैकग्राउंड में सब होता रहेगा, और आप पीडीएफ को क्या कर रहे हैं, आप पीडीएफ को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से रैम के ऊपर कौन सा काम आप कर रहे हैं, तो रैम के ऊपर आप इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, यानी वर्तमान में जो काम आप करते हो ना, वही काम रैम के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये जो दोनों काम है, यानी जो म्यूजिक है और जो डाउनलोड है, ये किसके ऊपर है, तो साथ ही ये हिडन रहता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो हमारा वर्चुअल मेमोरी होता है, आभासी मेमोरी होता है, उसके अंदर ये दोनों लोग फीड रहते हैं। अब समझ में आ रहा है आपको बात, वर्चुअल मेमोरी के अंदर इन लोग को सेटअप कर दिया जाता है कि जो प्रोग्राम आप नहीं चला रहे हो वो सब वर्चुअल मेमोरी में रहेगा, आभासी मेमोरी में रहेगा, जो ना आपको दिखेगा, जो हमको नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। जैसे ही मान लीजिए आपने पीडीएफ पढ़ना बंद कर दिया और आपने म्यूजिक ओपन कर लिया, तो म्यूजिक में चला गया आपका ये रैम, वहां से वर्चुअल मेमोरी से तुरंत आपका डाटा हट गया, और अब पीडीएफ आपका किस में आ गया, वर्चुअल मेमोरी में आ गया। साहब ये हम और आप देख रहे हैं, लेकिन ये करने का काम, इसको जो मैनेज कर रहा है कि भाई एक को मिनिमाइज कर रहा है, एक को बंद कर रहा है, किसी को चालू कर रहा है, किसी को देख रहा है, ये कौन कर रहा है, तो ये बैठा हुआ अंदर हमारा मेमोरी प्रबंधन का काम, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपके लैपटॉप में होगा तो विंडोज का होगा या जो भी होगा, लिनक्स का होगा, जो भी होगा, अगर मोबाइल में है तो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ये भी काम आपका यही कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही साथ ही जब हम फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, सब फोल्डर बनाते हैं, ये भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, अपने हिसाब से फाइल को सेट करता है। आपने देखा होगा कई बार पूछता है साइज के अनुसार फाइल लगाएं कि डेट के अनुसार फाइल लगाएं, तो ये सारा काम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बहुत काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे कि प्रोसेस को कैसे वो मैनेजमेंट करता है, फिर मेमोरी को कैसे मैनेजमेंट करता है, फाइल को कैसे मैनेजमेंट करेगा, डिवाइस को कैसे मैनेजमेंट करेगा, और यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है, इसको कैसे वो मैनेजमेंट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट को समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन में, यानी जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है उसके लिए जिम्मेदार है, उनका निर्माण करता है, उनकी समाप्ति करता है, उनकी शेड्यूलिंग भी तय करता है, वो कौन है। बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अगर आपने कभी इसको पढ़ा भी नहीं है तो भी अब आपको समझ में ये चीज आने वाला है साहब। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कर्नेल। अब ये क्या चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लैपटॉप के पास बैठे हुए हो, ठीक है, और आप अपना लैपटॉप ओपन करते हो, तो जैसे ही आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, एक व्यक्ति है जिसे हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल कह सकते हैं या उसका मस्तिष्क कह सकते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग कहा जाए, जिसका नाम है साथी कर्नेल। ये आपका ओपन होता है, और कर्नेल ओपन होकर के सबसे पहले जो काम करता है, ठीक है, स्टार्टअप या कहा जा सकता है कि जैसे ही आप बूट करते हैं, यानी जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो कर्नेल भाई साहब जग जाते हैं। जैसे आपका गुड मॉर्निंग हो तो आपका दिमाग सबसे पहले जगता है और आंखें खोल के चीजों को एनालिसिस करता है कि आपके पैर कहाँ पे रखने लायक हैं। ठीक है, यानी अब आपको करना क्या चाहिए वो सब, कैसे कैसे आपको करना है वो सब। तो कहने का मतलब कि जो कर्नेल सिस्टम होता है साथी, वो जो हमारे हार्डवेयर होते हैं और जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। क्या करता है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अभी आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है कर्नेल। जब भी हम कोई काम करेंगे या ओपन करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। समझिएगा कि आखिर में प्रक्रिया में प्रबंधन कैसे होता है। इसमें विभिन्न कामों का निष्पादन एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कौन काम, प्रोसेस का निर्माण करना, यानी कौन सा प्रोसेस कैसे होना है वो ये बनाएगा। ठीक है, प्रोसेस को शेड्यूल करना है, मतलब कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, वो काम। फिर डेडलॉक जो अगर हो जाता है तो उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, हैंग ना हो जाए कंप्यूटर,
फिर उसके बाद लास्ट में प्रोसेस का समाप्तिकरण करना। ठीक है, अब इसमें कर्नेल क्या होता है, पेपर में बहुत आता है। तो यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसे दिल या मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। यह स्टार्टअप बूट के समय सबसे पहले लोड होता है और सिस्टम के सभी संसाधनों का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है, बिना कर्नेल के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे निचला और सबसे जरूरी लेयर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। डॉट डॉट एक डेटा संरचना है, बहुत अच्छी है, जो किसी प्रोसेस से जुड़ी होती है और उस प्रोसेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, वो कौन है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, साथ ही याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है पीसीबी। पीसीबी, ठीक है, ये क्या होता है? होता क्या है कि जैसे ही हम कंप्यूटर मान लीजिए ऑन किए, तो ऑन करते ही सबसे पहले एक्टिव कौन होंगे? कर्नेल एक्टिव होंगे। ठीक है, तो कर्नेल सारा काम इकट्ठा, भाई इसके पास सूचना मिलेगा कि कोई काम हो रहा है, कोई इनपुट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सब इसको कौन बताएगा? तो इसके लिए कर्नेल ने क्या किया हुआ है, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर अपने लिए बनाया हुआ है, जो अगर मान लीजिए जो भी प्रोसेस करना है, मान लीजिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करना है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम खोलने की प्रक्रिया चलेगी, तो इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी उसके पास रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? उस व्यक्ति के पास उस प्रक्रिया की पूरी जानकारी रहेगा और उस व्यक्ति से क्या करेगा, मान लीजिए कोई है, उस व्यक्ति से कर्नेल सूचना लेगा। समझ रहे बात को? और यही जो बीच में रहता है, जो ये पूरा सूचना देता है साथी, इसी का नाम है पीसीबी। यानी एक प्रोसेस के अंदर ही ये पूरा फिट रहता है, जिसके अंदर उस प्रोसेस से संबंधित पूरी जानकारी रहती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस बात को। तो इसी को बोलते हैं पीसीबी, जो कि क्या करता है, एक प्रकार का डेटा संरचना है जो किसी प्रोसेस से जुड़ी होती है और उस प्रोसेस से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसे हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्ड, यानी पीसीबी। पेपर में सीधा आपसे फुल फॉर्म पूछेगा सिर्फ, तो आपको यही बताना होगा। ठीक है साहब, देखिए ध्यान से समझिएगा। दरअसल पीसीबी क्या होता है? तो यह कर्नेल के द्वारा बनाया गया डेटा स्ट्रक्चर होता है जो किसी प्रोग्राम से जुड़ी होती है और प्रोसेस की पूरी जानकारी देती है। यह कार्यरत प्रोग्राम प्रोसेस के जीवन चक्र को भी नियंत्रित करता है, जैसे उसे शुरू करना, उसे चलाना, रोकना, प्राथमिकता देना, समाप्ति करना, ये सब काम पीसीबी ही करता है, देखता रहता है साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक शब्द है साथी एग्जीक्यूशन। ये क्या होता है, क्या बला है? में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जब भी हम एग्जीक्यूशन कहते हैं तो उसमें प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, किसी भी, आप जानते हैं, किसी भी निर्देश को प्रोसेस करने का पूरा एक तरीका होता है और उसी प्रोसेस में ही आता है एग्जीक्यूट करना। तो प्रोसेस में ही क्या आता है साथी? एग्जीक्यूट करना आता है। तो बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। समझिएगा इस बात को। प्रोसेस स्टेट, सबसे पहला काम कि जब भी कुछ प्रोसेस करना है, क्योंकि आप जानते हैं जो पहला काम ही था वह था प्रोसेस मैनेजमेंट करना। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोसेस की अवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली अवस्था क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको प्रोसेस करना है, तो सबसे पहली जो अवस्था होती है, कुल 7 अवस्था होती है। पहली अवस्था न्यू है। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस बनाया जाता है कि जैसे क्या काम करना है, कैसे काम करना है वो। ठीक है, सेकंड में क्या होता है कि उस प्रोसेस को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। यानी इस अवस्था में कोई प्रक्रिया अब मेमोरी में लोड हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई निर्देश बनाया है और उसको प्रोसेस करना है, तो पहले तो मैंने बनाया, अब वो क्या होगा, अब वो रेडी होगा और रेडी होकर के मेमोरी में क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। और आप जानते हैं मेमोरी में लोड होने के लिए क्या हो सकता है, वो रोम के अंदर सेव हो जाएगा। भाई रैम के अंदर होगा नहीं, क्योंकि रैम तो आप जानते हैं थोड़ी देर के लिए रह सकता है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया, मान लीजिए कि कुछ हमको काम कराना है, लेकिन वो काम और कोई कर रहा है। ठीक है, लैपटॉप के अंदर ही वो काम और भी कोई कर रहा है। जैसे एक बार आप देखते होंगे, एक फाइल आप खोले हैं, दोबारा वो फाइल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो MS वर्ड आप खोल लीजिएगा। ठीक है, और MS वर्ड खोल करके उस फाइल का, जिस फाइल को आपने खोला है, उस फाइल का नाम बदलने की कोशिश करिएगा। तो कहेगा कि आप नाम नहीं बदल सकते, क्योंकि MS वर्ड में ये फाइल ऑलरेडी खुला हुआ है। समझ रही बात को? तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब तक आप उस फाइल को बंद नहीं कर देंगे, तब तक आप उसका नाम नहीं बदल सकते हैं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, वेटिंग करना पड़ेगा। तो तीसरी अवस्था होती है कि इस अवस्था में कोई प्रक्रिया इंतजार कर रहा होता है।
संसाधनों के आवंटन का, कि और भी कुछ चीजें हमें मिले तो। अगला जो प्रोसेस होता है साथी, ठीक है, अगला जो प्रोसेस की जो प्रोसेस स्टेट की अवस्था है वो होता है एग्जीक्यूट करने का। इसमें क्या होता है कि कोई प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा क्या की जाती है, निष्पादित की जाती है। यानी इसमें जो है आपकी कोई प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। कहने का मतलब कि जो एग्जीक्यूट है वो भी एक प्रकार का प्रोसेस का ही पार्ट होता है। ठीक है, आगे की तीन इस क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए, कहा कि डॉट डॉट वह समय दर्शाता है जब कोई प्रक्रिया किसी घटना जैसे इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं। ये बात थोड़ा सा समझने वाली है। इस बात को हम बोलते हैं साथ ही ब्लॉक्ड। क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड हो जाना। क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड हो जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपने क्या किया हुआ है, एक पीडीएफ ओपन किया हुआ है। ठीक है, आपने पीडीएफ ओपन किया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको क्या करना, प्रिंट करना चाहते हैं। आप इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, आपके पास क्या है, प्रिंटर है। लेकिन आप हैं बहुत खतरनाक आदमी हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसके साथ एक को स्कैन भी करूं। भाई प्रिंटर तो एक ही आपके पास, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं पहले मैं कागज रख के स्कैन भी करूं और मैं प्रिंट भी करूं। क्या दोनों एक साथ हो पाएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, दोनों प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकता है। तो इसमें एक ऑपरेशन के पूर्ण होने की अगर आप प्रतीक्षा करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्ड। क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड होना। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा साहब, सही जवाब। देखिएगा प्रोसेस स्टेट की तीन और अवस्थाओं को देखिएगा। ब्लॉक्ड अवस्था, जब कोई प्रक्रिया किसी घटना जैसे इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड टाइम बोलते हैं। एक होता है सस्पेंडेड। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ देर के लिए खारिज कर दिया जाना, हटा दिया जाना। ठीक है, वह समय जब कोई प्रक्रिया निष्पादन के लिए तैयार होता है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उसे रेडी क्यू में नहीं डाला गया होता है, तो उसको हम सस्पेंडेड बोलते हैं। रेडी क्यू क्या होता है अभी हम समझेंगे, ध्यान रखना। कहने का मतलब कि सस्पेंडेड तब होगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम उस पूरे बात को रेडी क्यू में नहीं डालेगा। ठीक है, और एक होता है टर्मिनेट कर दिया जाना, मतलब बर्खास्त कर दिया जाना। इसमें उस समय को दर्शाया जाता है जब कोई प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा रहे संसाधनों को क्या करते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि अब क्या कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा साहब, है ना। अगला क्वेश्चन, अब आते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग को लेकर के। पहला स्टेज तो आपने समझा प्रोसेस का स्टेट क्या होगा, उसको आपने देखा। अब हम किसी प्रोसेस को कैसे शेड्यूलिंग करेंगे, टाइम कितना कैसे देगा, सीपीयू प्रोसेस करने में कितना समय लेगा, उस बात को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है भैया प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में आप क्या जानते हो, सही उत्तर का चयन करो। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह तय करता है कि जो हमारा सीपीयू का समय है किस प्रोसेस को कब और कितनी देर देर के लिए दिया जाए। यानी सीपीयू का जो टाइम है वो किसे कितने देर के लिए दिया जाए, ये तय करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। सही है, बिल्कुल सही है। प्रोसेस शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां कई प्रोसेस एक साथ क्या करते हैं, निष्पादित किए जाते हैं। बात दोनों बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सी आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिएगा प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि जो सीपीयू का समय है किसी प्रोसेसर को या किसी भी प्रोसेस को कब और कितनी देर के लिए दिया जाना चाहिए। ये कौन तय करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के द्वारा तय किया जाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां कई प्रोसेस एक साथ कंप्लीट कराए जाते हैं। अब देखिए कई सारा काम एक साथ आपको करना है, तो किसको कितना समय देना है, ये जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग यह सुनिश्चित करती है कि सीपीयू का अधिकतम उपयोग हो, क्योंकि किसी भी समय पर कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है। अब दो शब्द देखेंगे, जॉब क्यू। देखिए प्रारंभ में निष्पादन के लिए जिन प्रोसेस को चुना गया है उन्हें एक कतार में रखा जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉब क्यू। अब आपको अभी इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए यहीं पर डिटेल में कर देंगे चर्चा, समझिए इस बात को। कह रहा कि प्रारंभ में निष्पादन के लिए जिन प्रोसेस को चुना गया हो उन्हें कतार में रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो अब तो आप बता ही दोगे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉब क्यू। मैंने अभी आपसे बताया था कि सस्पेंडेड कर दिया जाता है। जब सस्पेंडेड कर दिया जाता है जब भी किसी प्रोसेस को, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया है, ठीक है, कोई बात है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे नहीं रखा है कहाँ पे, जो इसका जॉब क्यू है उसके अंदर नहीं रखा है, तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये होता है जॉब क्यू।
जॉब क्यू में क्या चीजें होती हैं कि प्रारंभ में, ठीक है, देखिएगा, निष्पादन के लिए यानी एग्जीक्यूट के लिए जिन प्रोसेस को चुना जाता है कि भाई इनको जल्दी से प्रोसेस करना है, उन्हें एक कतार में रख दिया जाता है और इसी को हम बोलते हैं जॉब क्यू, और पहले इन्हीं का किया जाता है, ध्यान रखिएगा। रेडी क्यू में क्या होता है कि जो प्रोसेस मुख्य मेमोरी में होती है, यानी चाहे रैम में हो चाहे रोम में हो, और सीपीयू के आवंटन के लिए तैयार होती है कि उसको सीपीयू का कितना समय दिया जाए, यानी प्रोसेसिंग का कितना समय दिया जाए, उसे हम लोग रेडी क्यू बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जॉब क्यू में क्या होता है, आपने देखा कि कतार में खड़ा रहेगा, लेकिन रेडी क्यू में मेन मेमोरी में होना चाहिए वो डाटा, इसे आप ध्यान रखिएगा। एक और होता है डिवाइस क्यू। यदि कोई प्रोसेस किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की प्रतीक्षा कर रहा होता है तो उसे हम डिवाइस क्यू बोलते हैं, कि मतलब कोई और बात मिले तब हम आगे बढ़े, ठीक है। शेड्यूलर क्या चीज होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रोग्राम होता है जो यह तय करता है कि किसी प्रक्रिया को सीपीयू का समय किस प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाए, यानी कोई काम ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको थोड़ा समय जल्दी दे दिया जाए, कोई काम कम महत्वपूर्ण है तो उसको थोड़ा समय कम दिया जाए। लेकिन ये सब बहुत तेज होता है यार, ये सब हम आपको दिखाई नहीं देता, होता है और बहुत तेज होता है। इसीलिए आप सोचिए, एक लैपटॉप, एक फोन कितना महंगा 45-50 हजार का आता है, और भी ऊपर चले जाएंगे तो लाखों रुपए का आता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, वो क्षमता, उसी के अकॉर्डिंग वो महंगा और सस्ता आता है साहब, ठीक है, इसीलिए इतना रुपया लगता है। देखिएगा, कह रहा कि डॉट डॉट नीति में यदि कोई उच्च प्राथमिकता हाई प्रायोरिटी वाली प्रक्रिया कतार में प्रतीक्षा कर रही है तो कम प्राथमिकता वाली प्रक्रिया को अपना निष्पादन एग्जीक्यूशन रोकना पड़ता है। मान लीजिए कि कई काम कतार में लगे हुए हैं, इनमें से जो ये वाला भाई साहब, इसको जो है वो इसमें हाई प्रायोरिटी है, उच्च प्राथमिकता इसको देना है, तो पहले जो है अभी इसका एग्जीक्यूशन होगा, इन दोनों को अपना काम रोकना पड़ेगा। वो क्या है, क्या बला है, कौन ऐसा है जो इस काम को करता है भाई? तो होते हैं, एक होता है प्री एम्पटिव शेड्यूलिंग। कौन है? प्री एम्पटिव शेड्यूलिंग। दो प्रकार की पॉलिसी, दो प्रकार की नीतियां हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में प्रयोग में लाती है। एक तो नॉन प्री एम्पटिव और एक होता है प्रीएम्पटिव। तो यहाँ पे जो प्री एम्पटिव शेड्यूलिंग होती है, वहां पे जो लोग होते हैं उनको थोड़ा प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। ये हम और आप नहीं करते भाई, कंप्यूटर के अंदर होता है। ऐसा ना करना कि बस खोल के लगो उसको पटक के, क्योंकि ये हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, इसको हम देख नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रक्रिया निष्पादन के लिए दो प्रकार के शेड्यूलिंग नीतियों का प्रयोग करता है। एक को हम बोलते हैं प्री एम्पटिव और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन प्री एम्पटिव, ठीक है। प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग पॉलिसी में क्या होता है कि यदि कोई उच्च प्राथमिकता, इसकी हाई प्रायोरिटी होती है वाली जो प्रोसेस है वो किसी कतार में वेट कर रही होती है, तो कम प्राथमिकता वाली प्रक्रिया का क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन रोक दिया जाता है कि भाई पहले इसको कर लो। जैसे आजकल होता है कि कोई मान लो बढ़िया व्यक्ति आ गया तो बाकी मरीज लाइन में रहेंगे, तो उनका, समझ रहे हैं, जैसे आजकल भगवान से मिलने जाना है तो अगर आप स्पेशल लाइन में चलेंगे तो आप जल्दी मिल लेंगे, आपको ज्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा, बाकी आप मेहनत से जाएंगे तो आप, ऐसा है, ठीक है। नॉन प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले सिद्धांत पे ये काम करता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि अगली प्रक्रिया तभी निष्पादित होगी जब वर्तमान में चल रही पूरी प्रक्रिया को, पूरे लाइन को ये कंप्लीट नहीं कर देगा। तो नॉन प्रीएम्पटिव शेड्यूलिंग नीति अच्छी है कि नहीं है? देखिए, आगे है राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल होता है? राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग। तो साथ ही यह एक प्रकार का प्री एम्पटिव और होता है, इसे ध्यान रखेंगे, प्री एम्पटिव शेड्यूलिंग होता है। तो पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, यानी इसमें धोखाधड़ी वाला काम हो जाता है कि नहीं है? ध्यान रखेंगे कि राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग क्या होता है कि यह प्री एम्पटिव शेड्यूलिंग का एक प्रकार होता है। इसके किसी प्रक्रिया को सीपीयू किसी निश्चित समय के लिए दिया जाता है। यानी अगर राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग में है तो सीपीयू को एक फिक्स टाइम के लिए उसके काम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। इस निश्चित समय को हम टाइम स्लाइस या क्वांटम स्लाइस के नाम से जानते हैं। यदि कोई प्रक्रिया इस समय के भीतर अपना कार्य पूरा कर लेती है तो उसे कतार से हटा दिया जाता है, अन्यथा उसे अगली टाइम स्लाइस का इंतजार करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, ये भी हमारा जो है साथी, जो हमारा ये भी जो हमारा पार्ट है, ध्यान रखेंगे, वो हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का ही पार्ट होता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में वह प्रक्रिया पहले निष्पादित होती है जिसमें सबसे कम सीपीयू समय की आवश्यकता होती है। यानी इसमें एसडीएफ में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में जिसमें कम समय लगता होगा उसे पहले प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, इस सब पॉइंट को। हम इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है साहब। डेडलॉक की स्थिति क्या हो जाती है? देखिए, कई बार आप देखते होंगे कि आप लैपटॉप खोले हुए हैं और कई फंक्शन एक के बार में बटन दबा दिए, वो काम ही नहीं करता, आपको लगता है हैंग हो गया। हैंग नहीं होता है,
तब क्या होता है, डेडलॉक हो जाता है। सर डेडलॉक क्या चीज होता है कि ऐसे मान लीजिए कि आपको ये मान के चलिए कि कोई यूजर हैं जिन्हें किसी फंक्शन की जरूरत है, ठीक है। मान लीजिए कि A1 नाम के कोई यूजर हैं, वो चाहते हैं किसी पीडीएफ को प्रिंट करना, ठीक है। पीडीएफ को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंटर लगा हुआ साहब, ठीक है। और प्रिंटर क्या कर रहा है कि वेट कर रहा है कि हमसे प्रिंट करेंगे। बी नाम का यूजर है जो कह रहा है कि हम स्कैन करेंगे, समझ रहे हैं, मतलब ये स्कैन करना चाहता है इसी प्रिंटर से, ठीक है। अब ये दोनों लोग ना तो ये अपना पीडीएफ दे रहे हैं और ना ही अपना स्कैन ले रहे हैं। मतलब एक स्थिति ऐसा पैदा हो जाती है कि होल्ड एंड वेट, कि वो अपनी बात को होल्ड किए हुए हैं, कमांड को होल्ड किए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये स्कैन कर लें तब हम चलें, और स्कैन वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पीडीएफ अपना कर ले तब हम चलें। समझ रहे बात को। कई बार ऐसा होता है कि आमने सामने मान लीजिए कि एक पुरुष वर्ग है और एक महिला वर्ग है और रास्ता एक ही है, ठीक है। एक दूसरे से कभी भूतपूर्व प्रेम रहा होगा, आज नहीं है, तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये क्रॉस करें और ये इंतजार करें कब ये क्रॉस करें, देन ठीक है। तो बोथ पीपल स्टैंडिंग देयर, वहीं पर होकर रहेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डेडलॉक, यानी कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, है ना, कोई काम नहीं होगा। अब इसको सही करने के लिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति आए, दोस्त आए, संगरिया आए, मार के तमाचा ले जाए, वो अलग बात है। तो सही करने का तरीका भी होता है, ध्यान रखना होगा इस बात को, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि अब ऑप्शन पे देखिए, वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करना है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा की जाती है कि भाई तू पहले जा, तू पहले कर ले, फिर मैं करता हूं। बिल्कुल सही है, इस प्रोसेस को ही तो हम डेडलॉक बोलते हैं। आगे पढ़िए, वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस समाप्त होकर दोबारा चालू होता है, नहीं ये नहीं। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस के बाद एक प्रदर्शित होने के लिए तैयार रहता है, नहीं। वह स्थिति जहां चाइल्ड प्रोसेस को छोड़कर, नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला वाला, है ना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर साहब, करेक्ट जवाब, ठीक है। देखिए डेडलॉक की बात करेंगे तो यह एक ऐसी स्थिति है जब जो तब उत्पन्न होती है जब एक से अधिक प्रोसेस, ठीक है, एक दूसरे द्वारा उपयोग किए जा रहे संसाधनों को के मुक्त होने का क्या करते हैं, वेट करते हैं, और परिणाम स्वरूप जितने भी प्रोसेस हैं वो सब रुक जाते हैं। डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है, कभी कभी कि परस्पर बहिष्करण के कारण, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कारण, दूसरा होल्ड एंड वेट के कारण, पकड़े रखना और इंतजार करना के कारण, नो प्रीएम्प्शन यानी कोई जबरन छीनना नहीं, एकदम आराम से पड़े रहना। फिर कभी कभी क्या होता है, सर्कुलर वेट भी इसके लिए जिम्मेदार होता है, चक्राकार इंतजार भी। तो इसको आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखना। आगे है कि एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। समझिए क्या करा कि एक जो प्रोसेस है वो संसाधनों का अनुरोध करती है, मांगती है कि भाई हमें ये काम दीजिए। यदि उस समय संसाधन मान लीजिए उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कि कमांड है और वो कुछ स्कैन करना चाहता है, उसको इंतजार कर रहा है लेकिन उपलब्ध नहीं है, तो प्रक्रिया वो जो प्रोसेस होता है वो प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अपनी स्टेज को नहीं बदल पाता, वो वेट ही करता रहता है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाता है, ये सबसे खतरनाक स्थिति है, ठीक है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, और इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं साहब। ना तू देखो ना मैं दो, बस वही है, बस इसमें घुमा फिरा के लिखो है और कोई बात नहीं है साहब, है ना। तो ये हो गया आपका डेडलॉक का कारण, वही है। अब एक बार इसको फिर से पढ़ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसी स्थिति को ही तो डेडलॉक कहा गया, बस उसको घुमा फिरा के एग्जामिनर ने आपके सामने रखा है। म्यूचुअल एजुकेशन में क्या होता है, इस स्थिति में प्रोसेस एक दूसरे के साथ संसाधनों का साझा नहीं करते, अर्थात यदि एक प्रोसेस के पास किसी संसाधन का नियंत्रण है तो जब तक वह प्रोसेस उस संसाधन को मुक्त नहीं करता तब तक कोई अन्य प्रोसेस उस संसाधन का उपयोग क्या करता है, नहीं कर सकता है। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। होल्ड एंड वेट, इस स्थिति में कोई प्रोसेस किसी संसाधन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और किसी अन्य संसाधन या क्रिया के पूरा होने की प्रतीक्षा करता है, तभी भी काम नहीं हो पाता। एक स्टेज और होता है जिसे हम बोलते हैं नो प्रीएम्प्शन। इस स्थिति में कोई भी प्रोसेस किसी अन्य प्रोसेस को संसाधन को जबरन मुक्त करने के लिए बाध्य नहीं करता या नहीं कर सकता है, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, डेडलॉक की स्थिति पैदा हो जाती है। अब समझ में आ गया, प्रोसेस में इतनी सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अब हम सेकेंडली देखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट में वहीं से इतने ही सवाल आएंगे,
एक दोबारा प्लीज पढ़ना आप दोबारा, क्योंकि एक बार में कुछ भी याद नहीं होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है साहब। मेमोरी का प्रबंधन देखते हैं, क्या होता है मेमोरी का प्रबंधन, कैसे होता है, आप लोग खुद बताइए इसका एग्जाम्पल। मुख्य मेमोरी यानी रैम को प्रोसेस में बांटने का काम क्या करता है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर। मेमोरी की कमी होने पर वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करता है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर करता है। वर्चुअल मेमोरी को लाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल आता है। प्रोसेस को मेमोरी से लोड और अनलोड करने का काम करता है क्या, तो अभी मैंने आपको बताया कैसे वो कम कर देता है, बिल्कुल करता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जो रैम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है। इसका मेजर वर्क होता है कि कितनी मेमोरी किस प्रोसेस को कब और कैसे दी जाएगी, ताकि सिस्टम तेज चले, सुरक्षित रहे और मल्टीटास्किंग के योग्य उसको बनाया जा सके। समझ में आ रहा ना ये पूरी कहानी, है ना। देखिएगा, मेमोरी प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रबंधन है जो मुख्य मेमोरी को प्रोसेस के बीच में बांटता है, मेमोरी की कमी होने पर वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करता है, प्रोसेस को मेमोरी से लोड और अनलोड करता है, मेमोरी की सुरक्षा और साझेदारी सुनिश्चित करता है। सेगमेंटेशन, पेजिंग और स्वैपिंग, ये तीनों इसके मेन मतलब समझिए हैं, उसके हेड हैं या कई उसके मिस्त्री हैं, जो प्रोसेस जो मेमोरी प्रबंधन में उसकी सहायता करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी सेगमेंटेशन, पेजिंग और स्वैपिंग, ये तीनों संबंधित है ऑपरेटिंग सिस्टम से, या कहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हथियार हैं जिसकी सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रबंधन का काम करता है। समझ में आ रही है ना कहानी पूरी, यही है। ठीक है, देखो अब हम बढ़ते हैं फाइल फंक्शन या फाइल प्रबंधन को लेकर के, कि फाइल को कैसे वो प्रबंधित करता है। ठीक है, करा कि यह नई फाइल बनाने और उन्हें एक विशेष स्थान रखने में मदद करता है, सही है। यह कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को आसानी से जल्दी ढूंढने में भी मदद करता है, बिल्कुल सही है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच में फाइल को साझा करता है, सही है। डी आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर, ये सभी के सभी आपका सही है। अब इधर कोई दिक्कत नहीं है। फाइल मैनेजमेंट भी का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट काम होता है। फाइल और जो डायरेक्टरी होती है, माने फाइल के अंदर फाइल, ठीक है, फाइल ये सब व्यवस्थित करने का काम फाइल प्रबंधन में होता है, और ये ओएस ही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल को बनाना, उसको पढ़ना, उसको लिखना, उसको संशोधित करना, उसे मिटाना, उसका स्टोरेज डिवाइस व्यवस्थित करना, ये सब काम वही करता है। ये उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार फाइल की सामग्री और नाम को संशोधित करने में भी मदद करता है। अगला, FAT का पूरा नाम क्या है। देखिए, FAT भी फाइल का ही एक रूप है, और आपसे पेपर में ये पूछेगा कि भैया FAT का पूरा नाम है क्या डायरेक्ट में, तो इसे हम बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल, क्या फाइल एलोकेशन टेबल, तो भैया इसे याद रखिएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, कई बार एलोकेशन लिखता है, एलोकेशन, तो आप अंग्रेजी का चेक कर लेना, एलोकेशन लिखता है। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल पेपर में आता है, ध्यान रखना। फाइल एलोकेशन क्या है कि यह एक विधि है जिसका प्रयोग फाइलों और फोल्डरों को टेबल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। FAT 12, FAT 16, FAT 32, ये कुछ FAT के प्रकार होते हैं। एक होता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। यह फाइल सिस्टम विशेष रूप से बड़े हार्ड डिस्कों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि पढ़ना, लिखना, संशोधित, सहेजना आसान हो जाए। NTFS FAT सिस्टम की कमियों को दूर करता है, यानी NTFS बहुत अच्छा होगा FAT के तुलना में। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। डिवाइस प्रबंधन कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर उपकरणों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे डिवाइस प्रबंधन को लेकर के। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइसों का प्रबंधन डिवाइस कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर तो हम लोग कभी पढ़ेंगे ही, इसकी मदद से करता है। बिल्कुल सही है, डिवाइस को कंट्रोल करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डिवाइस प्रबंधन में आप जानते हैं यह कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर के उपकरण हैं, इनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, साउंड हो गया, ये सब यही देखता है डिवाइस प्रबंधन, जो कि किसके हथियार में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक प्रकार का समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डीएम हैं, और ये डीएम साहब जितने भी हार्डवेयर हैं उन सबको मैनेजमेंट करने का काम अपने हाथ में लिए हुए हैं। इसमें स्टोरेज उपकरणों के प्रबंधन के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इनपुट आउटपुट उपकरण हैं उनके भी प्रबंधन ये करते हैं साहब। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस प्रबंधन के लिए दो खतरनाक लोग का इस्तेमाल करते हैं, एक को बोलते हैं डिवाइस कंट्रोलर और दूसरे को बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स को बैच समूहों में एक साथ प्रोसेस करता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके क्या प्रकार हो सकते हैं। इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, कई प्रकार होते हैं। इनमें एक होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम।
अच्छा, कभी आप ऐसा सोचे होंगे कि मतलब कैसे बिल एक साथ तैयार कर दिया जाता है, कैसे बैंक में एक साथ कई सारा काम कर दिया जाता है, सबका खाता कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्या बैठ करके एक एक व्यक्ति ने कितना रुपया आज निकाला, ऐसा करते होंगे क्या? इस व्यक्ति ने 10 रुपया निकाला, इस व्यक्ति ने 15 रुपया निकाला, ऐसा करते होंगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग लेवल का आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए आता है। हालांकि अब अपडेट हो जाता है, धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही हैं, तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता सारे काम को एक बैच के रूप में डाल देता है और धीरे धीरे कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करके इसका पूरा जवाब दे देता है। इसको हम बोलते हैं साथ ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के वैसे कई प्रकार हैं, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कई प्रकारों में जैसे आप देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, डबल यूजर या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर और भी चर्चा आगे होगी। ये सारे प्रकार हैं। बैच में आपने देखा कैसे होगा, मैंने अभी बताया कि इसमें जो उपयोगकर्ता होता है अपना काम तैयार करके बैच समूहों में जमा कर देता है और सिस्टम उन सभी जॉब्स को एक एक करके बिना किसी रुकावट के, बिना यूजर के इंस्ट्रक्शन के, कुछ बताना भी नहीं है, वो धीरे धीरे क्या करता है, पूरा कर देता है। बस आप बैच तैयार कर दो, लेकिन एक बार तैयार कर दोगे दोबारा वो कुछ लेगा नहीं, ध्यान रखना साहब, है ना, ध्यान रखना। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये देखिए सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है, तो अलग अलग अगर कहीं आप पढ़ के कहीं देखिएगा आरटीओएस, तो समझ जाइएगा कि आरटीओएस लगा है, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाई ये क्या बला है और ये कैसा होता है? एक तो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे लगता है? तो जहाँ पे समय की बहुत पाबंदी होती है साहब, वहाँ पे जो उस सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा वो होगा आरटी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आप देखते होंगे 30 सेकंड बचे, 20 सेकंड, 10 सेकंड, और ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ, आप समझ रहे हैं? तो ये जो काउंटिंग कर रहा है ना 10 सेकंड में, ये उसमें लगा है साहब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जैसे आप देखिए मिसाइल को हमें मान लीजिए उड़ाना है, तो हमने सेट किया है कि 9:15 पर मिसाइल क्या होगी, स्टेशन से चली जाएगी। कंप्यूटर में सेट कर दिया आपने, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किया कि जो आपका सिस्टम है ना उसमें आरटीओएस है, चूंकि बात मिसाइल की है साहब, ठीक है। और ये काउंट करता करता जैसे ही इस पे समय आएगा उस मिसाइल को क्या करेगा, लॉन्च कर देगा। यानी समझिए बात को कि एक बार अगर आप कुछ सेट कर दिए आरटीओएस में और वो आपका हार्ड आरटीओएस अगर है, समझ रहे हैं, यानी इसमें जो आप एक बार सेट कर दिए उसको दोबारा बदल नहीं पाएंगे, वो अपने समय पर काम कर देगा, अब आपके बस का नहीं है। और होता है एक होता है साथ ही सॉफ्ट आरटीओएस, जिसका समय बीच में रोक के आप बदल सकते हो। हालांकि इसमें आप ही समय डालेंगे, लेकिन ये दोनों में आपको ध्यान रखना होगा। तो जहां पे समय की पाबंदी होती है उनके सिस्टम में लगा होता है आरटीओएस, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखेंगे इस पूरी बात को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्क को एक माध्यम से जोड़कर काम किया जाता है। आगे चल के इस पर साथ चर्चा और होगी, देखिएगा। एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एनओएस। ये क्या भला होता है? तो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि बहुत जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है एनओएस का, ठीक है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही लग रहा होगा, जैसे आजकल राउटर में आप देखेंगे नेटवर्क आता रहता है ना, राउटरों में आप देखिए तो सिग्नल लगा रहता है, तो राउटर के अंदर ये लगा रहता है जो खींचता रहता है नेटवर्क को, ठीक है। या इन सब चीजों में आप देखेंगे पाया जाता है। तो नेटवर्क पर किसी फाइल को शेयरिंग करना, प्रिंटर थे शेयरिंग, यूजर इंटरफेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ये सब जो है साथी वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है। एनओएस की अगर हम बात करेंगे तो यह नेटवर्क डिवाइस है, जैसे जो राउटर होते हैं, स्विच होते हैं, जो फायर वॉल होते हैं आदि के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक कंप्यूटर को एक साथ बातचीत करने, फाइल साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। दो तरह से होता है, एक तो होता है पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पर इन दोनों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, चिंता मत करिए। बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका मल्टी प्रोग्राम नाम से ही लग रहा है कि इसमें कई सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे होंगे साहब, ठीक है। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम इस प्रकार के मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ताकि जो सीपीयू का जो हमारा यूटिलाइजेशन पावर है किसी काम को यूटिलाइज करने का, वो बढ़ सके। तो इस कार्य से याद रखिएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम
लोड कर दिए जाते हैं। सीपीयू इन प्रोग्राम के बीच में तेजी से स्विप करता है, सीपीयू का उपयोग अधिकतम हो सके। यानी अगर एक प्रोग्राम बंद कर दिया, सीपीयू तुरंत दूसरा उठा ले, दूसरा बंद हुआ तीसरा उठा, तीसरा चौथा, इसे मतलब सीपीयू खाली ना रहे, सारा का सारा सब कुछ देखता रहता है। और वो होता है एमपीओएस यानी मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके लैपटॉप में एमपीओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो समझिएगा कि उसमें सीपीयू कभी बैठ नहीं रहा, हर काम वो करता ही रह रहा है। ऐसा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज हमने 20 क्वेश्चन जानबूझ के रखा क्योंकि क्लास भी आप देख रहे हैं लंबा हो जाएगा। एक होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल आप देख रहे होंगे कि इसका पहले प्रयोग होता था एंड्रॉइड थिंग्स में, इसका प्रयोग होता है, विंडोज वगैरह में ये सब नहीं लगता है, या एसी में या फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, इनमें आप देखेंगे तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई फंक्शन को करता है। तो याद रखेंगे कि यह एक विशेष प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो छोटे संसाधन सीमित उपकरण जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कार का एबीएस ब्रेक सिस्टम हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, इनमें जो है लगता है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझा होगा। आगे हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।